रिसेंटली मैंने अभी किताब पढ़ी जिसका नाम है नो लॉन्गर ह्यूमन। ओसामू दज़ाई ने इस किताब को लिखा था 1948 में, और तब से लेकर अब तक ना इस किताब ने धूम मचा रखी है। जापानीज लिटरेचर के अंदर से काफ़ी बोलबाला है इस किताब का। इस किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि काश ऐसी ज़िंदगी किसी को जीनी ना पड़े जैसी इस करैक्टर को जीनी पड़ रही है। मुझे लग रहा था कि एक फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल करैक्टर है, लेकिन बाद में मुझे रिसर्च के वक्त पता चला कि ऐसा बहुत कुछ जो इस करैक्टर के साथ हो रहा है इस नोवेल के अंदर, वो हो चुका है उस ऑथर के साथ थोड़ा थोड़ा, और ऑथर ने अपनी ज़िंदगी से इन्फ्लुएंस होकर ही बहुत कुछ लिखा था इसके अंदर। तो ये नोवेल जो है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है। आखिर में जो ओसामू दज़ाई है उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था। कुछ 100 पेज की किताब है, अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए। इस नोवेल के अंदर बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात की गई है, नाइलिज्म के ऊपर बात की गई है, एलिनेशन के ऊपर बात की गई है, और ह्यूमन कंडीशन के ऊपर बात की गई है। अब इसका जो मेन करैक्टर है यूजो ओबा, इस किताब के अंदर ना उसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज़ है यूजो ओबा का बचपन, कि वो बचपन में कैसा था। फिर टीनेज लाइफ के बारे में बात की गई है, फिर एडल्ट लाइफ के बारे में बात की गई है। अब टाइटल से पता चल रहा है नो लॉन्गर ह्यूमन का मतलब क्या है। अब ये जो यूजो ओबा है ना, बचपन से ही, मतलब जब बिल्कुल छोटा था, ये समझ लिए 10 साल तक का, उसको पता ही नहीं है कि ह्यूमन जैसा होना होता कैसा है। उसको समझ नहीं आता कि ये इंसान वगैरह जो हैं वो ऐसे करते क्यों हैं। हंगर का पता नहीं है कि भूख मतलब क्या होती है, कि भूख तो मुझे लगती ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। उसको यही नहीं पता। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पता होता है उसको खिलौने चाहिए, उनको पार्क में घूमना है, उनको मस्ती करनी है। उससे जब कुछ पूछा जाए तो उसके मुंह से नथिंग निकले। उसको पता ही नहीं है उसको चाहिए क्या। एक बार पापा ने उससे पूछ लिया बेटा क्या चाहिए तुझे, तो उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं, नथिंग। अब इस चीज़ का उसको डर लग गया कि यार मैंने पापा को नथिंग बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या पता पापा को बुरा लग गया हो। अब उसके पापा की ना इमेज उसके दिमाग में अलग तरीके से थी। उसको लगता था उसके पापा जो है ना बड़े डरावने टाइप के हैं, ठीक है, उस पर हुक्म जताते हैं, ठीक है, और पनिश कर सकते हैं बहुत भयंकर लेवल पे अगर मैंने उनको नाराज़ कर दिया तो छुपके से जाता है रात में, और कागज़ पे, जिस पे कागज़ पे लिखा होता है पापा ने क्या क्या चाहिए, क्या क्या बच्चों को देना है, उस पर कुछ लिखाता है, किताबें लिखाता है, कुछ लिखाता है, मुझे याद नहीं है। जब पापा देखते हैं उसके कि भाई उसने ये मांगा है, तो थोड़े से हंसते वसते हैं कि भाई उसने सामने से कुछ नहीं बोला और यहाँ लिख दिया, फिर उसको दिला देते हैं। लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट से ये पता चलता है कि उसके दिमाग में एक तो ये डर था कि उसके पापा बहुत डरावने हैं, उसको पनिश करेंगे अगर उसने किसी को नाराज़ कर दिया तो। दूसरा, उसको पता ही नहीं उसको क्या चाहिए। जस्ट बिकॉज पापा को बुरा न लग जाए, उसको लगा कुछ लिख देना चाहिए मुझे। एक छोटे बच्चे के अंदर जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे। एक छोटे बच्चे को इससे गुजरना पड़ रहा है कि मैं क्या हूँ भाई, मैं ह्यूमन जैसा फील क्यों नहीं करता हूँ, मैं इनके जैसा फील क्यों नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल फील क्यों नहीं करता हूँ। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, तो आगे जाके लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो अब इसको डर लगता था कि यार मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो कहीं उनको ये ना पता चल जाए कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ठीक है, उनको मेरा असली रूप ना दिख जाए। तो उसने क्या किया, उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया, जैसे आप और मैं करते हैं। मास्क पहनना शुरू कर दिया और एक एंटरटेनर बन गया, हार्मलेस एंटरटेनर, क्लाउन, जोकर बन गया, और हंसी मजाक करता था, बकैतियाँ करता था, बकचोदी करता था, जिससे सामने वाला हंसता था। और जब सामने वाला हंसता था तो उसको लगता था कि बच गया, उसने उनका ध्यान भटका रखा है। अब वो कभी भी मास्क के अंदर जो है उसको जान नहीं पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जो ये मास्क पहन कर लोगों को एंटरटेन कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बचा रहा है, छुपा रहा है, उसका कितना नुकसान होने वाला, उसका वो क्या प्राइस पे करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अब ये जो क्लाउन बन के घूम रहा था, उसको लग रहा था काम चल जाएगा मेरा। लेकिन होता ये है कि एक वक्त एक क्लास हो रही होती है जिसमें कुछ जिम बार होता है, उसको छूना होता है, उसको पकड़ना होता है। तो जब योजो अपना भाग के जाता है तो वो इंटेंशनली मिस कर देता है उसको, क्योंकि उसको मिस करके गिरना था ताकि लोग हंसे उसके ऊपर, उसका काम यही था। लेकिन जब वो मिस करता है इसको और गिरता है और सब लोग हंस रहे होते हैं, तो इसी बीच में टाकेची जो होता है, एक लड़का होता है क्लास का, वो उसको बोलता है कि तूने जानबूझ के किया ना। अब इस समय उसकी दुनिया हिल जाती है योजो की। योजो को लगता है कि इसने पकड़ लिया मुझे, इसने जान लिया कि भाई मैं क्या हूँ। तो अब क्या करता है वो, अब मार तो सकता नहीं है, तो वो सोचता है कि भाई इसको दोस्त बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी बनाता है, इसको दोस्त इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको क्लोजली मॉनिटर कर पाऊंगा, कहीं ये मेरा राज ना लोगों को बता दे। अगर मेरा राज लोगों को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि इस पूरी नोवेल के अंदर आप देखेंगे जो सबसे अच्छा रिश्ता योजो का होता है वो टाकेची के साथ ही बन पाता है, क्योंकि टाकेची ने इसको देख लिया था, इसको जान लिया था कि ये मास्क पहन के घूमता है, ये नकली नाटक करता है बस।
जिसके कारण टाकेची के साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता था, क्योंकि उसको लगता था मुझे इसके सामने मास्क पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जानता है ऑलरेडी। और टाकेची पहला वह इंसान था जिसने इंट्रोड्यूस कराया था पेंटिंग से योजो को। योजो को दिखाई पेंटिंग, देख पेंटिंग में कमाल की चीज़ होती है, और योजो का इंटरेस्ट जागा पेंटिंग्स की तरफ। और वो पेंटिंग्स किसकी करता था? घोस्ट वगैरह की, मॉन्स्टर्स वगैरह की। उन भूत प्रेतों और मॉन्स्टर की जो पेंटिंग थी उनमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि वो सोसाइटी को पेंट कर रहा था, ह्यूमंस को पेंट कर रहा था, उनकी हाइपोक्रेसी को पेंट कर रहा था, क्योंकि उसको ह्यूमन कभी समझ नहीं आते थे। इन पेंटिंग्स के जरिए वो अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस कर पाता था, जो कि वो एक्चुअली में एक्सप्रेस कहीं नहीं कर पा रहा है। वो ऑथेंटिक लाइफ जी ही नहीं पा रहा है, वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता खुद को। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको एक दोस्त और मिला जिसका नाम है होरिकी। अब होरिकी जो था वो बहुत ही गलत इंसान था, बहुत ही गंदा इंसान था, जिससे योजो की दोस्ती हो गई। योजो को उसने एक तरीके से बिगाड़ दिया, मतलब उसको प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पास ले जाता था, अल्कोहल वगैरह की लत लगवा दी उसको, और इसी तरीके से वो घूमते फिरते थे, पैसे उड़ाते थे। अब जो योजो था उसको अपने बाप से पैसे मिलते रहते थे, तो वो सोचता था चलो भाई मज़े करते हैं, और होरिकी इसी का फ़ायदा उठाता था। अब एक समय क्या होता है, जो अपना योजो है उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है सुनेको। अब जो सुनेको होती है उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू करता है अपना योजो, लेकिन धीरे धीरे करके जो रिलेशनशिप होता है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप देखेंगे योजो किसी के साथ भी एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप बना ही नहीं पाता था, वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे, क्योंकि आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, आपके रिश्ते खुद के साथ अच्छे नहीं है, तो आप दूसरे के साथ कैसे अच्छे रिश्ते बनाएंगे। प्लस आप अगर ह्यूमन जैसा फील ही नहीं करते तो आप ह्यूमन इमोशंस को कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे प्यार को, कैसे समझेंगे किसी चीज़ के खोने को। अब वो सुनेको से प्यार करता था ये तो वो बोलता था, लेकिन एक समय जब सुनेको की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही थी तो सुनेको ने डिसाइड किया कि वो अपनी जान दे देगी, और साथ में योजो भी चल देता है उसके, कि योजो और सुनेको जो है दोनों साथ में एक साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। अब देखा जाए तो योजो जो है एक ऐसा इंसान है जिसको रोकना चाहिए सुनेको को कि क्यों कर रही है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप जी जान लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार भी योजो नहीं बोलता सुनेको को कि रुक जा। क्यों? क्योंकि भाई उसको पता ही नहीं, वो एपैथेटिक हो चुका है, उसको पता ही नहीं है कि सामने वाला का प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, क्या सामने वाले को रोकना भी चाहिए कि नहीं। और सुनेको जो है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, लेकिन ये बच जाता है। जब योजो हॉस्पिटल में उठता है इस इंसिडेंट के बाद तो बोलता है कि मैंने उससे प्यार किया था। अब समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या पता ये बस यूं ही बोल रहा है, इसको पता भी नहीं है इसका मीनिंग, लव का मतलब। उसके बाद आपको लगता है कि चलो ठीक है भाई ये रिलेशनशिप ख़राब रहा, आगे क्या पता अपना योजो जो है वो संभलेगा, सुधरेगा और कहीं नौकरी लेगा, फिर एक ज़िंदगी जिएगा जैसे आप और मैं जीते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी ज़िंदगी में लोग आते हैं, ठीक है, और लड़कियाँ आती हैं और लोग आते हैं, लेकिन सबके साथ उसके रिश्ते ऐसे ही हैं। लास्ट में जाके उसको एक लड़की मिलती है योशिको नाम की, और इस वक्त तक ना अपना जो योजो है ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ना पैसे कमाता है, ना कहीं काम करने का मन करता है, ठीक है। छोटी मोटी जॉब बीच में लगी भी थी किसी मैगज़ीन के लिए, कार्टून वगैरह बनाने की, उसमें इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, और जो भी कुछ पैसा मिल रहा था वो भी अल्कोहल में उड़ा दे रहा था। अब ऐसा इंसान नशा क्यों करता है? बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि वो नशा जो हो गया, जो कुछ भी वो कर रहा था, उसका एक रीज़न था कि वो अपने आप से भाग रहा था, उसको अपने आप से नफरत हो गई थी, अपने आप से एलिनेट हो चुका था इस भयंकर लेवल पे। दुनिया से तो था पहले से, लेकिन खुद से भी एलिनेट हो चुका था। उसको खुद की कंपनी तक पसंद नहीं आ रही थी, वो खुद के साथ रहते वक्त इतना तकलीफ में होता था कि उसको कुछ चाहिए होता था इस चीज़ को भुलाने के लिए। अल्कोहल पीते पीते इसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, इसको टीबी हो जाता है, एक तरीके से खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद भी ये रुकता नहीं है, उसके बाद भी नहीं रुकता। इसके बाद इसको मॉर्फिन की एडिक्शन लग जाती है, और मॉर्फिन की एडिक्शन के बाद तो ये और पागल हो जाता है। ये 2 बार अटैम्प्ट करता है पूरे नोवेल में सुसाइड करने की, और दोनों बार बेचारा फेल हो जाता है। इस लेवल पे इसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक रात क्या होता है, होरिकी ना आया होता है अपने योजो के साथ, और योजो और होरिकी बात कर रहे होते हैं इधर उधर की। होरिकी क्या करता है, एकदम से उठाता है योजो को और कहता है चल मेरे साथ तुझे एक चीज़ दिखानी है, और बड़े हंसते हुए बड़े मस्ती से दिखाता है एक सीन। इस सीन को देखकर योजो की ज़िंदगी बिल्कुल हिल जाती है, और यहाँ से समझ लीजिए कि वो बर्बादी के रास्ते पे बिल्कुल चल पड़ता है, ख़त्म होने की कगार पे चल पड़ता है। उस सीन के अंदर क्या है कि योशिको जो है उसकी बीवी, उसको कोई असॉल्ट कर रहा होता है, उसका कोई रेप कर रहा होता है, और होरिकी उसको बचाने की जगह, उसको बोलने की जगह कि उसको बचा, उसको दिखाता है बड़े मज़े से कि देख तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरी ज़िंदगी देख। इस हादसे के बाद ना वो इतना पागल हो जाता है कि उसके आसपास के लोगों को लगता है कि इसको सही जगह ले जाना ज़रूरी है, और उसको हॉस्पिटल का बहाना देकर उसको मेंटल असाइलम डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज चलता है। इसके बाद आप देखेंगे योजो को एक सी साइड के आसपास एक घर दे दिया जाता है छोटा सा, ठीक है। उसके वेल्दी फैमिली थी भाई, कहीं से मिल गया होगा, और फिर वो वहीं रहता है। मतलब एक तरीके से उसको इतना दूर कर दिया जाता है इंसानों से
कि आप कह सकते हैं कि अब वो इंसान तो रहा ही नहीं, लेकिन इंसानों के साथ भी रहने लायक नहीं रहा और उसको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सोसाइटी से। तो इस तरीके की ज़िंदगी यूज़ो की रहती है। अब आप देखिए, आप पूछिए खुद से, क्या किसी को ऐसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए? अब इस पूरी स्टोरी से, इस पूरी नोवेल से पता चलता है कि जब हम मास्क पहनते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो मास्क ही हमारी रियलिटी बन जाता है और फिर हम खुद से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, खुद से दूर हो जाते हैं और तब बर्बादी शुरू होती है। तब हम खुद से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, एलिनेट हो जाते हैं खुद से, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इतनी इनऑथेंटिक लाइफ जीते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम एक्ट करते करते ऐसे कैरेक्टर को जीने लग जाते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होता है, हमारे रियल मी से बिल्कुल अलग होता है। उसके रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हो रहे थे क्योंकि वो खुद को नहीं जानता ढंग से, तो वो दूसरे को क्या समझेगा, वो दूसरे के दर्द को कैसे समझेगा, वो दूसरे के साथ रिश्ता कैसे बनाएगा जब उसका खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नहीं थे। उसको पहले से लगता था कि वो इंसान नहीं है। उसको लगता था कि ये जो मास्क है ना, उससे प्यार करते हैं लोग, मुझसे नहीं, मेरे रियल वाले अंदर वाले इंसान से नहीं, जिसके कारण वो ऑथेंटिक रिलेशनशिप बना ही नहीं पाता था किसी के साथ। अल्कोहल, मॉर्फिन, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूट्स, ये सब कुछ बस एक एस्केप था, बस एक बहाना था खुद से छुपने का, खुद से भागने का। और आज भी आप रियल लाइफ में देखिए, बहुत सारे लोग इन चीज़ों के पीछे से छुपते हैं क्योंकि वो खुद से नहीं मिलना चाहते या खुद से बहुत डरते हैं। एक नकली ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर पाता बेचारा। खुद की कंपनी मतलब खुद के साथ वक्त जो बिताता था पेंटिंग करते वक्त, वो भी ख़त्म हो जाता है कुछ वक्त के बाद। उसका पेंटिंग तक से मन उठ जाता है। और एक हद तक बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा कि इसको डिप्रेशन था बहुत ख़तरनाक लेवल का बचपन से ही, और डिप्रेशन के कारण ही इसने 2 बार अटैम्प्ट किया अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का। फेल हो जाता है बेचारा, वो अलग बात है। और आखिर में आप देखेंगे जो राइटर है हमारा, उसने भी यही कर लिया था, आखिर में अटैम्प्ट किया था। उसकी ज़िंदगी में भी अल्कोहल वगैरह थे, उसके रिलेशनशिप भी ऐसे ही फेल हो रहे थे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने किताब पढ़ रखी है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किताब कैसी लगी। अगर तुम चाहते हो मैं किसी और किताब के और बात करूँ तो उसका नाम मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।